एक पानी की बाल्टी है, इसकी कैपेसिटी है 15 लीटर। इसके अंदर मान लो 5 लीटर पानी डाल दिया, 5 लीटर वाटर डाल दिया, इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी कितनी है? एक बाल्टी उसमें 5 लीटर पानी डाल दिया, कैपेसिटी उसकी 15 लीटर की थी, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 15 है ना। अगर मान लो इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, अब इसकी कैपेसिटी कितनी है? 15 लीटर है। लेकिन मेजर कैसे करेंगे इसकी कैपेसिटी क्या है? इसके अंदर पानी डालेंगे और उस पानी का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, तब इसकी कैपेसिटी पता चल जाएगी कि हम इसको कितना पानी दे सकते हैं जिसके बाद में ओवरफ्लो करने लगे, कंटेन नहीं रख सकता। यही चीज है क्यू की, ठीक है। अब तुम सोचोगे यार कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? ठीक है, कैपेसिटेंस का मतलब क्या है उसका भी मतलब समझाता कि रियली में कोई कैपेसिटी है या नहीं है। ये बिल्कुल एक कैपेसिटी है। कैसे? मान लो इसके ऊपर मैंने क्यू चार्ज दिया, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। चार्ज क्यू क्यू कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। एक टाइम ऐसा है अगर तुम इस चार्ज को इंक्रीज करोगे तो चारों तरफ जो एयर होगी ना, एयर मॉलिक्यूल्स को ये क्या कर देगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आयनाइज कर देगी। और तुमने देखा होगा तुम इसको और चार्ज दोगे तो चार्ज इसके से लीक ऑफ हो जाएगा, आया ना। वो जो चार्ज हो क्या करेगा? इससे लीक होने लग जाएगा। दैट इज ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है चार्ज को होल्ड करने की। कई बात समझ में? कई बात समझ में अच्छी तरह से? मैंने कहा आप जितना ज्यादा चार्ज देते जाओगे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रांग होती जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी, तुम्हें पता है चारों तरफ जो एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? आयनाइज हो जाएंगे। आयनाइज होने के बाद क्या कर जाएंगे? टूटने लग जाएंगे। तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे और फ्री चार्जेस अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे जब बिजली गिरती है तो एयर का बेटा इंसुलेटर है, तो बिजली गिरती कैसे है? जो लाइटनिंग होती है गिरती कैसे? इट मींस उसकी भी एक लिमिट है जब तक वो क्या क्या रह सकती है, इंसुलेटर की तरह नॉन कंडक्टिंग रह सकती है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके बाद में किसी भी डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो जाता है और वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर, और स्ट्रेंथ जब तक वो डाइलेक्ट्रिक रह सके, उसके बाद में उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। अभी देखो, अब मैं इस पे ज्यादा जाऊंगा नहीं क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी आता है। मैं जो चीज पूछूंगा बस उसका जवाब देना है। इसका कैपेसिटेंस बता दो मेरे को। ये दो कंडक्टर है, एक और दो, इसका कैपेसिटेंस बता दो मेरे को फटाफट। इसका कैपेसिटेंस क्या है? आता है तुम्हें? मेरे को लगता है तुम सॉल्व कर लोगे। इस पे चार्ज 3q है, इस पे चार्ज 5q है। मेरे को ये बताओ व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर? कैपेसिटर पे चार्ज कितना लूंगा? इस पे 3q, इस पे 5q है। व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर? चार्ज कितना कैपेसिटर पे?
देखो भले ही तुम्हारा आंसर गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम इंटरेक्ट करोगे, तुम बताओगे, तभी मेरे को पता चलेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ, अंदर वाले स्फीयर को मैंने दिया 3q चार्ज, बाहर वाले को दिया 5q चार्ज, व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर? मान लो ये क्वेश्चन पूछ लेता हूँ तुमसे। पहला ऑप्शन है 3q, दूसरा ऑप्शन है 8q, तीसरा ऑप्शन है 2q, और चौथा ऑप्शन है 0। एक ये रहा कंडक्टर, एक ये रहा कंडक्टर, ए और बी, ये कॉम्बिनेशन एक कैपेसिटर कहलाएगा। अर्पिता बढ़िया। अब ये बताओ इसमें से कौन सा आंसर है? व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर? चार्ज क्या है कैपेसिटर के ऊपर? इसमें से भी आंसर नहीं दे सकते? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये भी नहीं बता सकते? आदित्य ने बताया कि आंसर सेकंड है, बाकी लोग? आर्यन, कोई जवाब नहीं है तेरी तरफ से बेटा, जवाब दे। सुहानी ने बताया 0 है, सुहानी ने बताया 0 आंसर। आदित्य ने सेकंड बताया है, सुहानी ने 0 बताया आंसर। रोहित ने बताया 2q। बहुत बढ़िया। और बताओ अर्पिता, तुम बताओ क्या आंसर है? अर्पिता, सान्या, तुम बताओ आंसर क्या है? शिवेश 0, शिवेश ने 0, रिया ने 0। बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। अर्पिता, सान्या, दोनों जवाब दो फटाफट। इसका आंसर है 3q। फर्स्ट है इसका आंसर। किसी भी कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है ना, दैट इज द बाउंडेड चार्ज। कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज मानते हैं हमेशा? बाउंडेड चार्ज मानते हैं। अब बाउंडेड चार्ज क्या है? तुम ये सोचो, ये 3q, तो इसके अंदर की तरफ -3q आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा 8q आ जाएगा। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके कारण आएगा? दैट इज ये बाउंडेड चार्ज। अगर तुम बार वाली को हर कर दोगे तो ये चार्ज 0 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ?
मेरी बात समझ में आई है? नेट चार्ज तो हमेशा कैपेसिटर के जीरो ही होता है, आई बात समझे? लेकिन अगर किसी कैपेसिटर पे मैं बोलता हूँ यार 3 कूलम चार्ज है, तो बोलोगे नेट चार्ज जीरो है। तो अगर मैं ये कहता हूँ ना व्हाट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर इन इटसेल्फ मींस कि आपको आइदर प्लस या आइदर माइनस वाले का मैग्नीट्यूड बताना। क्या लॉजिक समझ में आ गया तुमको? क्या बात समझ में आ गई? तो अगर मैं ये ऐसे चार्ज दे देता हूँ और फिर मैं इसका कैपेसिटेंस निकालूं, तो कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? इस चार्ज से कोई मतलब ही नहीं है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कैलकुलेट करो पोटेंशियल ऑफ ए क्या है? ए 3q by r प्लस माइनस ए 3q by 2r। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? और पोटेंशियल ऑफ डी कितना आएगा? जीरो है। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में। बात समझ में आई? अच्छी तरह से तो बस समझ में आ गई, तो बस आ गया तुम्हारे पास। अब किसका अगर कैपेसिटेंस निकालोगे तो तुम q by v ही करोगे। तुम क्या करोगे? 3q by v करोगे, क्योंकि इस टाइम कैपेसिटर पे चार्ज 3q है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई सबको? समझ में आ गई? तो एक क्वेश्चन और देखो, r radius to r radius, इनके बीच की डिस्टेंस है 5r। थोड़ा इस स्केलिंग के साथ ही बनाया हुआ। ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है। इस सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या है? इस सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या है? मेरे को इस सिस्टम का कैपेसिटेंस पूछना है तुमसे। पिछला क्वेश्चन ये है, इन दोनों इस पे 3q चार्ज, इस पे -3q चार्ज, दोनों का पोटेंशियल निकाल ले बेटा, डिफरेंस कर ले और 3q से डिवाइड कर दे। थ्री आर प्लस 10r, देखते हैं।
देखो इसको सॉल्व करके बताओ। मेरे को ये बात बताओ, ये जो स्फीयर है इनका कैपेसिटेंस निकालना है। इसके चार्ज मान लो क्यू, ठीक है, तो इसके क्या मानना पड़ेगा चार्ज, माइनस क्यू। नेट चार्ज तो जीरो ही होता है किसी भी कैपेसिटर के। कई बार समझ में आ गई, कई बार समझ में आ गई, ठीक है। हमें ये मान के चलना है कि एक दूसरे के ऊपर जो इफेक्ट है ना, ठीक है, इंडक्शन इफेक्ट नहीं, वरना कैलकुलेट नहीं करते। इस स्फीयर का पोटेंशियल निकालो क्या है, k q by r प्लस k माइनस q by 5r। असल में इस स्फीयर के कारण इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो कुछ क्या होगा, इसके सेंटर पे पोटेंशियल निकाल दो इसके कारण, ठीक है। ऐसे ही इसका पोटेंशियल क्या होगा, जो किसके बराबर आएगा, k माइनस क्यू बाई 2r प्लस k क्यू बाई 5r। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कर लोगे, आया ना, तो तुम कर लो va माइनस vb और इसको किससे डिवाइड कर दो q से, ये कैपेसिटेंस आ जाएगा सिस्टम का, इस सिस्टम का कैपेसिटेंस आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आ गई तुम्हें, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने इससे करवाया, हालांकि इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम बता देता हूं क्या है। वो प्रॉब्लम ये कि इस स्फीयर के कारण आप इसके सेंटर पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर दो, इसके कारण इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इंडक्शन आ जाएगा, लेकिन इंडक्शन आने के कारण क्या होगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, यार तुम बताते ही नहीं बात समझ में आ रही है नहीं आ रही ना, ठीक है। मैं ये कहता हूँ इस ए स्क्वायर का अगर तुम पोटेंशियल निकालोगे तो कैसे निकालोगे वो बताओ। इस चार्ज के कारण पोटेंशियल आ गया है ना, इस चार्ज के कारण इसके पोटेंशियल कैसे निकालोगे, एक चीज बताओ, मेरे को ये बात का जवाब दो तुम, जो मैं पूछूं तुमसे, एक क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज के कारण इसके ऊपर क्या पोटेंशियल आएगा, ये आर रेडियस है, ये डिस्टेंस 5r, इसके ऊपर कितना पोटेंशियल आएगा इस क्यू चार्ज के कारण, ये बता पाओगे या नहीं बता पाओगे, ये तो मैंने तुम्हें उसके अंदर पढ़ाया ही कभी। हाँ तो जवाब ही नहीं देते मुझे, के क्यू बाय 4r। बेटा जरा मेरे को बताना के क्यू बाय 4r कैसे आएगा रोहित, मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर मेरे को समझाओ कैसे आया। हाँ किया मैंने, तुम्हें अनम्यूट किया है, बोलो। हाँ अनम्यूट करते एकदम से जवाब देते हैं ना फटाफट तुम्हें। हाँ के क्यू बाय 5r, लेकिन क्योंकि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ये पता है कि इसके ऊपर जो चार्ज इंडिविजुअल आएगा, आया ना, उसके कारण सेंटर पे पोटेंशियल जीरो आएगा, तो सिर्फ इसके कारण इस पे जो पोटेंशियल आएगा वही इसके कारण इस पूरे पे पोटेंशियल होगा। क्या मेरी बात समझ में आई तुम्हें, लेकिन अगर ये जो चार्ज है एक स्फीयर पे होता और ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता, तो फिर तुम इसके ऊपर के, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, तो अब आप इसका पोटेंशियल के क्यू बाय 5r नहीं लिख सकते थे,
क्योंकि इंड्यूस होने के कारण यहाँ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये तभी मान सकते थे पोटेंशियल जब इसके सेंटर के ऊपर तुम इसको मान पाओ। हाँ या ना? मैं ऐसे कह रहा हूँ, फिर जी की टेस्ट सीरीज में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन गलत है। अगर ये डिस्टेंस बहुत लार्ज दे देता है इनकी साइज के कंपैरिजन में, तो आप इसको पॉइंट चार्ज मान के ऐसे पोटेंशियल निकाल सकते हो। हाँ या ना? लेकिन अगर ये डिस्टेंस कम दे रखी है तो इंडक्शन इफेक्ट आएगा। तो जैसे मैंने इस q चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाला ना, उसी तरीके से मैं इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की तरफ से पोटेंशियल निकाल सकता। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे ही क्या हुआ है, इस चार्ज के कारण इसके पोटेंशियल k क्यूब आया और इसके कारण क्या हो गया k माइनस क्यू, और ये डिस्टेंस कितनी थी इसने 5 r। क्या ये लॉजिक समझ में आ गया? फिर ऐसे dv का पोटेंशियल क्या आ गया k माइनस क्यू बाई 2r प्लस इस चार्ज के कारण, क्योंकि इसको इसने इसके सेंटर पे मान लिया, फिर ये डिस्टेंस निकाली 5 r, फिर ये अब डिफरेंस आ जाएगा। अभी भी मेरी बात समझ में आई है? नहीं, ये आंसर तभी सही होगा जब अगर वो ये स्टेट करे कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो बहुत लार्ज है इन दोनों के कंपैरिजन में, इनको हमें पॉइंट चार्ज मानना पड़ेगा। दैट इज इंडक्शन इफेक्ट निग्लेक्ट करना पड़ेगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में? अब सुनो, किसी भी मोमेंट पे ना क्लास खत्म हो सकती है, क्योंकि मेरे लैपटॉप का जो चार्जर है ना वो खराब हो गया, वो चार्जिंग कर नहीं रहा है। जितनी देर चलेगा उतनी देर ही चलेगा, मुश्किल से 5-7 मिनट चलेगा। ये बात समझ में आ गई तुम्हें? लेकिन यही क्वेश्चन का चेंज हो जाता अगर मैं क्या कर देता, इन दोनों को अगर एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ देता। अब मैं पूछूं इस सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या होगा? अब इस सिस्टम का कैपेसिटेंस अगर कंडक्टिंग वायर से अगर मैंने इसको जोड़ दिया, ये तो सॉल्व कर रही हो तुम। अब क्या कैपेसिटेंस होगा अगर मैं इन दोनों को ऐसे जोड़ दूं कंडक्टिंग वायर से? अब क्या आएगा कैपेसिटेंस इसका? सिंपल है, दोनों को ऐड कर दो। This is the equivalence capacitance. That is yeah. क्या ये बात समझ में आई है? नहीं, क्या ये बात समझ में आ रही? क्या ये बात समझ में आ रही? आई या नहीं है? बताओ। तुम्हें पता है ऐसे आंसर क्या हुआ था इसका? जब भी कैपेसिटर पैरेलल में जोड़ते हो तो तुम कैपेसिटेंस दोनों का ऐड करते हो ना। जब भी पैरेलल में जोड़ते हो, जब दो कैपेसिटर पैरेलल में जोड़ते हो तो तुम कहते हो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा C1 + C2। ऐसे बोलते हो ना। इस बात को फील करवाऊं तुम्हें? फील करवाऊं इस बात को? फील करवाऊं इस बात को? देखो, लैपटॉप बंद होने वाला है, पर देखते हैं फिर भी। मैं ये कहता हूं एक बकेट ये 10 लीटर की, ये 15 लीटर की, इन दोनों को मैंने कर दिया जॉइन। अब जब भी मैं इसमें पानी डालूंगा, अगर मैं इसको बंद रखता हूं तो ये इस लेवल तक भरेगी और ये इस लेवल तक भरेगी, अलग अलग पोटेंशियल में है।
लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं तो दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे और दोनों के लेवल बराबर बराबर आ जाएगा। अगर मैं इसको ओपन रखूं और इसी के अंदर मैं सारा का सारा पानी डालता जाऊं तो इसके अंदर भी अपने आप पानी भरता जाएगा। तो इन दोनों की कैपेसिटी मिलाकर कितनी हो जाएगी अगर सेम पोटेंशियल पे आते हैं? 25। कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। बेटा कैपेसिटी में भी तो यही है, क्योंकि इसमें जब भी पानी डालोगे दोनों सेम पोटेंशियल पे आएंगे, सेम लेवल पे आएंगे। कैपेसिटेंस की भी यही बात है। इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है। इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दोगे तो आप एक कोई चार्ज दो, आया ना? लेकिन जो कैपेसिटेंस है, जैसे इसमें से पानी इसमें चला जाए तो वैसे जो एक्सिस चार्ज होगा इसमें से इसके आ जाएगा और दोनों सेम पोटेंशियल पे रहेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा? C1 + C2 आ जाएगा। तो तुम्हें पता है जब भी दो कैपेसिटर पैरेलल लगते हैं, पैरेलल का मतलब ये है कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम। और अगर दोनों के पोटेंशियल सेम है तो इसका मतलब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए? C1 + C2। क्या ये बात समझ में आ गई तुम्हें? क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अभी मैं क्लास को यहीं ओवर करता हूँ, लैपटॉप मेरा बंद हो गया। ठीक है, ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगा। ओके बच्चों, बाय।